हे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो मूवी मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उसका नाम है टोगो। ये मूवी रिलीज हुई थी ईयर 2019 में और इसकी IMDb रेटिंग 8 है। मेन लीड प्ले किया है विलियम डेफो ने और सपोर्टिंग रोल में है जूलियन निकल्सन। मूवी की शुरुआत में हम सेप्ला को देखते हैं। वो नॉर्वे से अलास्का नोम सिटी में इमिग्रेट हुआ था। वो पेशे से एक मशर है। मशर वो होते हैं जो स्लेज डॉग्स को ट्रेन कर उन्हें बेचते हैं। जब सेप्ला अपनी स्लेज ट्रेनिंग से घर वापस आता है तो वो देखता है उसकी वाइफ कॉन्स्टेंस की गोद में एक छोटा पप है। ये एक साइबेरियन हस्की था। सेप्ला अपनी वाइफ को कहता है, मैंने कितनी बार कहा है कि डॉग्स हमारे बेडरूम में नहीं आएंगे। कॉन्स्टेंस कहती है, ये बहुत कमजोर और दर्द में है, इसलिए मैं इसका ख्याल रख रही हूँ। सेप्ला उसे समझाता है अलास्का का जीवन बहुत कठोर है और यहाँ कमजोरों के लिए कोई जगह नहीं है। कॉन्स्टेंस कहती है, मैं ये बात जानती हूँ, लेकिन तुम्हें इसे एक मौका देना चाहिए। अगले सीन में हम सेप्ला को घर के बाहर काम करते देखते हैं। कॉन्स्टेंस कहती है, तुम्हें इसे एक मौका स्लेज में देना चाहिए। सेप्ला कहता है, ये स्लेज डॉग नहीं है और ना ही कभी हो सकता है। कॉन्स्टेंस कहती है, जब तक तुम उसे ट्राई नहीं करोगे तुम्हें कैसे पता चलेगा। सेप्ला कहता है, मैंने इसे दूसरे मशर को देने का मन बना लिया है। आगे हम देखते हैं सेप्ला छोटे पप को विक्टर को दे देता है। अगले दिन सेप्ला और उसकी वाइफ अपनी छत की मरम्मत कर रहे थे। वो देखते हैं विक्टर छोटे पप को लेकर आया है। वो कहता है इसे संभालना उसके बस की बात नहीं। आगे हम देखते हैं सेप्ला छोटे पप को बाड़े में बंद कर देता है। इसके बाद वो स्लेज लेकर ट्रेनिंग के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ छोटा पप बाड़े के अंदर खोदना शुरू करता है और वो बाड़े से बाहर आने में कामयाब हो जाता है। वो भागते हुए सीधे सेप्ला के पास पहुंच जाता है। ये देख सेप्ला हैरान हो जाता है। छोटा पप बाकी डॉग्स को परेशान करना शुरू कर देता है। तभी वो हिरनों का झुंड देखता है। सेप्ला उसे उनके पीछे जाने से मना करता है, लेकिन छोटा पप उसकी बात नहीं मानता और उनका पीछा करने लगता है। उसे देख बाकी डॉग्स भी हिरनों के पीछे जाते हैं। नदी के किनारे पहुंचकर सभी हिरन नदी में उतर जाते हैं। छोटा पप भी उनके पीछे छलांग लगा देता है। दूसरी तरफ सेप्ला डॉग्स को मुड़ने को कहता है, मगर स्लेज की रफ्तार तेज होने के कारण वो पलट जाती है और सेप्ला नदी में गिर जाता है। अगले सीन में हम सेप्ला को स्टोर के दरवाजे पर कुंडा लगाते देखते हैं। कॉन्स्टेंस पूछती है, तुम क्या कर रहे हो। सेप्ला बताता है वो छोटे पप को स्टोर में बंद रखेगा क्योंकि वो ट्रेनिंग के वक्त बाकी डॉग्स का ध्यान भटकाता है। इसके बाद सेप्ला छोटे पप को स्टोर में बंद कर देता है और रोज की तरह डॉग्स को ट्रेनिंग देने के लिए निकल जाता है। स्टोर में बंद छोटा पप दरवाजे को धक्का देता है, मगर वो नहीं खुलता। उसे स्टोर में लगा डक पाइप दिखता है। इसमें छोटा सा छेद था। वो किसी तरह से वहां पहुंचने की कोशिश करता है और थोड़ी मशक्कत के बाद वो बाहर आ जाता है। छोटा पप घर से फिर भाग जाता है। आगे हम देखते हैं सेप्ला छोटे पप को सारा फोले को देने आया है। उसे छोटा पप बहुत पसंद आता है। इसके बाद सेप्ला और उसकी वाइफ वहाँ से चले जाते हैं। छोटा पप उनके जाने से परेशान हो जाता है। वो पूरे घर में दौड़ता है। कुछ देर बाद छोटा पप बैठ जाता है। वो कुछ कदम पीछे जाता है और फिर भागते हुए छलांग लगा देता है। वो खिड़की को तोड़कर बाहर भाग जाता है। दूसरी तरफ हम सेप्ला को डॉग्स को ट्रेन करते देखते हैं। तभी वो छोटे पप के भौंकने की आवाज सुनता है और स्लेज रोक देता है। छोटा पप भागते हुए सेप्ला के पास आता है और बाकी डॉग्स को परेशान करना शुरू कर देता है। सेप्ला उसे पकड़कर स्लेज पर बिठाता है, मगर वो नीचे उतर जाता है। छोटा पप सबसे आगे जाकर खड़ा हो जाता है, मगर सेप्ला उसे उठाकर लास्ट डॉग की जगह बांध देता है। सेप्ला देखता है छोटा पप अपने साथी डॉग अल्सा से तेज भाग रहा है। ये देख वो हैरान हो जाता है। इसके बाद वो छोटे पप को दूसरे नंबर पे बांधता है। सेप्ला देखता है छोटा पप बिना किसी ट्रेनिंग के बाकी डॉग से तेज भागता है और उसका कहा भी मानता है। अगले सीन में हम कॉन्स्टेंस को घर के बाहर काम करते देखते हैं। वो देखती है छोटा पप पैक को लीड कर रहा है। ये देख वो बहुत खुश होती है। सेप्ला कॉन्स्टेंस से कहता है, ये कोई स्लेज डॉग नहीं बल्कि एक लीड डॉग है। वो छोटे पप को टोगो नाम देता है, जो कि एक जापानीज एडमिरल था। अगले साल 1914 में सेप्ला ऑल अलास्का स्वीप स्टेक्स में कॉम्पीट करता है। ये एक स्लेज डॉग रेस थी। सेप्ला टोगो की मदद से ये कंपटीशन जीत जाता है। वो पुराने चैंपियन और एक्सपीरियंस मशर स्कूटी एलन को 2 घंटे से हराता है। इसके बाद वो हर साल उस चैंपियनशिप को जीतता है। टोगो अलास्का में अब एक फेमस डॉग था। ऐसे ही वक्त गुजरता है और 1925 का साल आ जाता है। सेप्ला पहले की तरह डॉग्स को ट्रेन कर रहा था। तभी वो हिरनों का झुंड देखता है, लेकिन टोगो हिरनों के पीछे जाने की बजाय घर की तरफ मुड़ जाता है। सेप्ला ये देख हैरान हो जाता है। तभी वो देखता है तूफान आ रहा है। वो टोगो को गुड डॉग कहकर उसकी तारीफ करता है। जब सेप्ला शहर वापस आता है, वो देखता है सारा शहर बंद पड़ा है। उसे रास्ते में डैन मर्फी मिलता है। वो बताता है उनके शहर में डिप्थीरिया आउटब्रेक हुआ है। ये बीमारी छोटे बच्चों में तेजी से फैल रही है।
डैन कहता है मेयर ने एक मीटिंग रखी है। अगले सीन में हम मेयर जॉर्ज मेनार्ड को देखते हैं। वो बताता है ये एक एपिडेमिक सिचुएशन है और सीरम के बिना बहुत ज्यादा मौतें होंगी। मेयर बताता है उन्हें फेयरबैंक्स में सीरम मिल गया है, लेकिन वो मौसम खराब होने के कारण उसे यहाँ ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते। सैपला कहता है जब वो शहर वापस आ रहा था उसे रास्ते में हिरोनों का झुंड मिला, लेकिन टोगो हिरोनों के पीछे जाने के बजाय घर की तरफ मुड़ गया। पिछले 12 सालों में टोगो ने ऐसा कभी नहीं किया था। एक आदमी सेपला से पूछता है क्या वो सीरम ला सकता है। सेपला कहता है इतने खराब मौसम में वो अपने डॉग्स की जान को जोखिम में नहीं डाल सकता। मीटिंग के बाद डॉक्टर सेपला से लिफ्ट मांगता है। जब सेपला डॉक्टर को हॉस्पिटल छोड़ता है वो खिड़की से वहाँ बीमार बच्चों को देखता है, जिन्हें देखकर उसे बहुत दुख होता है। रात को कॉन्स्टेंस पूछती है वो लोग किसी और को क्यों नहीं भेजते। वो बताता है घर आते वक्त वो हॉस्पिटल गया था, वहाँ उसने बहुत से बीमार बच्चे देखे जिन्हें वो जानते हैं। कॉन्स्टेंस कहती है वो भी उनके लिए परेशान है, लेकिन वो नहीं चाहती कि वो जाए। सेपला कहता है उसे उन बच्चों को बचाने के लिए जाना ही होगा। कॉन्स्टेंस कहती है अगर तुम जा ही रहे हो तो टोगो को अपने साथ मत ले जाना, वो अब 12 साल का हो चुका है और वो इतनी लंबी दूरी तय नहीं कर पाएगा। सेपला कहता है अगर मैं टोगो को नहीं ले गया तो शायद मैं कभी लौट ना पाऊँ। तभी उनके घर मेयर आता है। वो बताता है उसने फेयरबैंक से बात की, लेकिन वो सीरम को ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, तो अब उसे ही सीरम लेने जाना होगा। अगले सीन में हम सेपला को फेयरबैंक के लिए जाते हुए देखते हैं। कॉन्स्टेंस टोगो के पास जाती है और कहती है तुम दोनों को वापस आना होगा और ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। इसके बाद सेपला फेयरबैंक के लिए निकल जाता है। शहर के सभी लोग सेपला को जाते देखते हैं और उसे गुड लक कहते हैं। अब वो ही उनकी आखिरी उम्मीद था। रास्ते में उन्हें बर्फ का तूफान मिलता है। टोगो हमेशा की तरह पैक को लीड कर रहा था। वो बिना डरे आगे बढ़ता है। वो लोग पहाड़ की चोटी तक पहुंच जाते हैं, मगर अब उन्हें ढलान से नीचे उतरना था। ढलान और तूफान के कारण सेपला को कुछ नजर नहीं आता। तभी उनके सामने एक खाई आ जाती है, जिसे टोगो देख लेता है और रुक जाता है। सेपला लंगर फेंकता है, मगर ढलान तेज होने के कारण वो स्लेज के साथ नीचे फिसलने लगता है। वो हैमर को बर्फ में गाड़ देता है, जिससे स्लेज रुक जाती है। सेपला टोगो को वापस मुड़ने को कहता है। टोगो ऊपर चढ़ना शुरू करता है। उसे देख बाकी डॉग्स भी उसके पीछे जाते हैं। टोगो स्लेज को ऊपर खींचने में कामयाब हो जाता है और सेपला राहत की सांस लेता है। सेपला देखता है टोगो का एक पैर जख्मी हो गया है। इसके बावजूद भी वो स्लेज खींचता है और उन्हें रोड हाउस तक पहुंचाता है। वहाँ डॉक्टर टोगो के पैर का इलाज करती है। वो बताती है इसका दिल बहुत तेज धड़क रहा है, पर वो अभी के लिए इसका इलाज कर देगी। अगली सुबह सेपला अमितुक को अलविदा कहकर निकल जाता है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में बीमार बच्चों की गिनती बढ़ती ही जा रही थी और सीरम के बिना डॉक्टर अपने आप को असहाय महसूस कर रहा था। हम देखते हैं सेपला जमी हुई झील के किनारे पहुंच जाता है। वो टोगो को आगे बढ़ने को कहता है। टोगो तेजी से स्लेज को खींचना शुरू करता है। खराब मौसम और स्लेज के वजन से झील में दरारें पड़नी शुरू हो जाती हैं। सेपला सभी डॉग्स को आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करता है। वहीं टोगो झील में दरारों को तेजी से पार करते हुए आगे बढ़ता है। वहीं दूसरी तरफ ये बात पूरे देश में फैल जाती है कि कुछ मशर और उनके डॉग्स -85 डिग्री में सीरम के लिए 640 मील का सफर कर रहे हैं। आगे हम देखते हैं सेपला झील को पार करने में कामयाब हो जाता है। वो सभी डॉग्स को शाबाशी देता है। वो लोग दूसरे रोड हाउस तक पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं मेयर कॉन्स्टेंस को मिलने बुलाता है। मेयर बताता है फेयरबैंक से एक मशर सीरम आधे रास्ते तक लेकर आ रहा है, तो सेपला को फेयरबैंक्स तक नहीं जाना होगा। कॉन्स्टेंस कहती है मैं सेपला को जानती हूँ, वो टाइम बचाने के लिए शॉर्टकट लेगा और झील के रास्ते से जाएगा। हो सकता है खराब मौसम के कारण वो लोग एक दूसरे को क्रॉस कर जाएं। कॉन्स्टेंस कहती है दुआ करना वो लोग मिले। आगे हम सेपला को जंगल से गुजरते देखते हैं। वहीं हम हेनरी को देखते हैं जो फेयरबैंक से सीरम लेकर आ रहा था। हेनरी सेपला को जाते हुए देखता है। वो भागकर उसके पीछे जाता है और उसे आवाज लगाता है, लेकिन खराब मौसम और तूफान के कारण सेपला उसकी आवाज नहीं सुन पाता और वो आगे बढ़ जाता है। कुछ देर बाद हेनरी को सामने से सेपला आता दिखाई देता है। दरअसल टोगो ने हेनरी की आवाज सुन ली थी और वो आगे जाकर रुक गया था। इसके बाद वो लोग पास के रोड हाउस जाते हैं। हेनरी बताता है वो सीरम लेकर आया है और उसे अब आगे जाने की जरूरत नहीं है। वो सेपला से कहता है टोगो की हालत बहुत खराब है, तो वो उसे उसके पास छोड़ दे। वो सर्दियाँ खत्म होने तक उसका अच्छा ख्याल रखेगा। मगर सेपला उसकी इस बात से नाराज हो जाता है। वो कहता है ये मेरा लीड डॉग है और इस हाल में मैं इसे अकेला नहीं छोड़ सकता। अगले दिन सेपला सीरम लेकर वापसी के लिए निकल पड़ता है। हेनरी उसे गुड लक कहता है। सेपला झील तक पहुंच जाता है। वो देखता है झील में हर तरफ दरारें हैं। वो टोगो को आगे बढ़ने को कहता है। टोगो तेजी से भागना शुरू करता है। स्लेज के वजन से झील में फिर से दरारें पड़नी शुरू हो जाती हैं। सेपला टोगो को झील जल्दी पार करने को कहता है। टोगो भी अपनी स्पीड बढ़ा देता है,
लेकिन दरारों के कारण बर्फ टूटने लगती है और झील का पानी बहने लगता है। टोगो दूसरा रास्ता देखता है जहाँ झील अब भी जमी थी और आगे बढ़ जाता है। उनके पास बहुत कम वक्त बचा था क्योंकि झील की सारी बर्फ कभी भी टूट सकती थी और वो लोग उसमें डूब सकते थे। वो लोग किसी तरह से किनारे तक पहुंच जाते हैं, मगर तब तक बर्फ का वो टुकड़ा भी किनारे से अलग हो जाता है जिसमें वो लोग थे। सैपला बर्फ की एक सिल्ली पर एक हुक बांधता है, उस पर रस्सी बांधकर दूसरा सिरा टोगो से बांध देता है और टोगो को झील के किनारे फेंक देता है। वो उसे रस्सी खींचने को कहता है। टोगो पूरी ताकत से रस्सी को खींचता है। वो बर्फ की सिल्ली को झील के किनारे लाने में कामयाब हो जाता है और सभी झील को पार कर लेते हैं। सैपला टोगो और बाकी डॉग्स को गुड डॉग्स कहकर शाबाशी देता है। इसके बाद वो रोड हाउस पहुंचते हैं। डॉक्टर टोगो की हालत देख रोने लगती है। सैपला पूछता है वो क्यों रो रही है। वो बताती है टोगो की हालत खराब है, वो मर रहा है। दूसरी तरफ कॉन्स्टेंस दूसरे मशहूर गनर को तैयार करती है। गनर डॉग्स को लेकर अगले रोड हाउस के लिए निकल जाता है। हम देखते हैं सैपला अपने आगे के सफर के लिए निकल जाता है। वो टोगो को स्लेज पर बिठा देता है क्योंकि उसकी हालत अच्छी नहीं थी, लेकिन टोगो स्लेज से उतर जाता है और अपनी पोजीशन पर जाकर खड़ा हो जाता है क्योंकि वो अब भी पैक को लीड करना चाहता था। सैपला उसे बांध देता है और टोगो को लीड करने देता है। आगे तूफान तेज हो जाता है और बर्फीली हवाएं चलने लगती हैं, जिस कारण सैपला को कुछ दिखाई नहीं देता। वो टोगो के पास जाता है और उससे कहता है मैं कुछ देख नहीं पा रहा हूँ, अब तुम्हें ही हमें रोड हाउस तक पहुँचाना होगा। क्योंकि हवा बहुत तेज थी, सैपला अपना सर स्लेज पर झुका लेता है। रात को जब सैपला की नींद खुलती है तो वो देखता है स्लेज रुकी हुई थी। वो टोगो के पास जाकर देखता है, टोगो भी थक कर लेट गया था। सैपला टोगो को उठने को कहता है। वो कहता है हम रुक नहीं सकते, हमें रोड हाउस तक पहुँचना है वरना हम मारे जाएंगे। तभी सैपला को जो की आवाज आती है। दरअसल टोगो ने अपना सफर पूरा कर लिया था। वो स्लेज को रोड हाउस तक ले आया था जहाँ दूसरा मशहूर चार्ली उसका इंतजार कर रहा था ताकि वो सिरम को आगे ले जा सके। जो सैपला से कहता है तुम्हारा काम यहाँ खत्म हुआ। हम देखते हैं चार्ली सिरम को अगले रोड हाउस तक ले जाता है जहाँ गनर उसका इंतजार कर रहा था। आगे हम देखते हैं गनर सिरम लेकर नोम पहुंच जाता है। वो सिरम डॉक्टर को दे देता है ताकि वो बीमार बच्चों का इलाज कर सके। तभी एक रिपोर्टर उससे उसका नाम पूछता है। गनर उसे अपना नाम बताता है। रिपोर्टर उससे उसके लीड डॉग का नाम पूछता है। वो उसका नाम बाल्टो बताता है। सीरम के मिलने से सभी बच्चे ठीक होने लगते हैं। डॉक्टर ये देखकर खुश होता है। कुछ वक्त बाद सैपला घर के लिए निकल पड़ता है। हमेशा की तरह टोगो अभी पैक को लीड कर रहा था। आगे हम देखते हैं कॉन्स्टेंस को बाहर से डॉग्स की आवाज आती है। वो खिड़की से बाहर देखती है। सैपला टोगो को गोद में लेकर आ रहा है। सैपला टोगो को अंदर लाकर अपने बिस्तर पर लेटा देता है। अगले दिन सैपला के घर मेयर और नोम के सभी लोग उसका शुक्रिया अदा करने आते हैं। रात को एक छोटी बच्ची सैली आती है जो कि बीमार थी, लेकिन वो सीरम मिलने से अब ठीक हो चुकी है। वो सैपला को एक खिलौना देती है जिसे वो टोगो का नाम देती है। सैपला उसे शुक्रिया कहता है। वो सैपला से पूछती है क्या टोगो मरने वाला है। ये सुनकर सैपला घर से बाहर चला जाता है। कॉन्स्टेंस भी उसके पीछे जाती है। वो सैपला से कहती है वो एक बच्ची है, उसने ये बात तुम्हारा दिल दुखाने के लिए नहीं कही। सैपला कहता है वो सच ही तो कह रही है, मेरी वजह से टोगो की ये हालत है। मैं सब जानता था, फिर भी उसे मरने के लिए साथ ले गया और अब मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। आगे हम देखते हैं सैपला हमेशा की तरह डॉग्स को ट्रेनिंग देने के लिए तैयार होता है। टोगो भी उसके साथ साथ लंगड़ाते हुए सारे घर में घूमता है। सैपला टोगो को कहता है उसे काम पर जाना है और वो उसे माफ कर दे। टोगो देखता है सैपला स्लेज लेकर जा रहा है। टोगो दरवाजा खोलता है और भाग जाता है। कॉन्स्टेंस उसे रुकने को कहती है मगर वो नहीं रुकता। टोगो लंगड़ाते हुए भागता है और सैपला के पास पहुंच जाता है। सैपला को अब तक यही लगता था कि टोगो को स्लेज खींचना पसंद है, इसलिए वो उसके साथ आता है। लेकिन आज उसे समझ आ गया था कि टोगो उसके साथ रहना चाहता था, इसलिए वो स्लेज खींचता था। इसके बाद सैपला और कॉन्स्टेंस जहाँ भी जाते वो टोगो को साथ ले जाते। अगले 2 सालों में टोगो के कई बच्चे हुए। दुनिया भर से लोग उसके बच्चों को लेने आते हैं। टोगो ने दुनिया को सबसे बेहतरीन तोहफा दिया था, जो थी उसकी ब्लड लाइन, जिसे सैपला साइबेरियन कहा गया। दिसंबर 1927 में टोगो की मौत हो गई। मूवी के फाइनल सीन में हम सैपला को स्लेज चलाते देखते हैं। उसे पहाड़ी पर अब भी टोगो दिखाई देता है। वो कुछ देर वहाँ रुकता है और फिर आगे बढ़ जाता है और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित है। 1925 में 20 स्लेज टीम्स ने सिरम रिले में भाग लिया। 19 टीम्स ने 31 मील की औसत से सफर किया, लेकिन एक अकेले ने 264 मील का सफर तय किया, जो थी सैपला और टोगो की टीम। दोस्तों, ये मूवी हमें बताती है कि डॉग्स हमारे वफादार और ईमानदार दोस्त होते हैं। वो हमें बिना किसी शर्त के प्यार करते हैं। हम में और उनमें इतना सा फर्क है कि वो बेजुबान है। आई होप आपको ये मूवी पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई मूवी के साथ। बाय एंड टेक केयर।